नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम गांधी जी के विभिन्न पक्षों पर जो विचार हैं उनको समाहित करके इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों, गांधी जी ने साध्य और साधन के अंदर जो संबंध बताया है उसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गांधीवाद पूर्णतः एक नैतिक दर्शन है। गांधी जी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नैतिकता को प्रधानता दी है। सत्य और अहिंसा पर आग्रह के साथ साथ गांधी जी इस बात पर भी बल देते थे कि साधन साध्य के अनुरूप ही होने चाहिए। वे साधन तथा साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। उनका यह मत था कि केवल साध्य का नैतिक होना ही पर्याप्त नहीं है, साधन भी नैतिक होना चाहिए। गांधी जी का यह मत था कि साधनों की अनैतिकता साध्य की नैतिकता को नष्ट कर देगी, अतः श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि पवित्र साध्य के लिए उतने पवित्र साधन नहीं मिलते तो उस साध्य को ही छोड़ देना चाहिए। साध्य तथा साधन के संबंध में गांधी जी ने कहा है कि साधन बीज है और साध्य वृक्ष है। इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही संबंध साध्य और साधन में है। आगे वो बताते हैं कि साधन ही सब कुछ है, जैसे साधन वैसे साध्य। ईश्वर ने हमें साधनों पर कुछ नियंत्रण प्रदान किए हैं, किंतु साध्य पर कोई नियंत्रण नहीं प्रदान किया है। अपने सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में सदैव साध्य के साथ साधनों की नैतिकता में विश्वास किया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी कई अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं किया। राजनीति में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था और इसे राजनीति को गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण देन कहा जाता है। अब बच्चों, स्वतंत्रता के संबंध में गांधी जी के विचार। गांधी जी नैतिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता पर भी बल देते थे। उनके अनुसार स्वराज्य सत्य का एक अंश है और सत्य ईश्वर है, अतः स्वतंत्रता एक पवित्र वस्तु बन जाती है। गांधी जी तिलक के इस विचार से सहमत थे कि स्वतंत्रता भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का बलपूर्वक समर्थन किया और अपना संपूर्ण जीवन इस कार्य के लिए अर्पित कर दिया। गांधी जी ने कहा, मैं यह कल्पना भी नहीं करता कि कोई राष्ट्र बाहर से थोपी गई सरकार के द्वारा अपने को उचित ढंग से शासित कर सकता है। गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा नागरिक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में गांधी जी ने कहा, नागरिक के शरीर को पवित्र मानना चाहिए, उसे केवल गिरफ्तार करने या हिंसा को रोकने के लिए ही छोड़ा जा सकता है। वे भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। इसे वे स्वराज्य की नींव मानते थे। गांधी जी ने मनमानी करने को स्वतंत्रता नहीं मानते थे। उनके अनुसार समाज के लिए आत्मत्याग करना ही स्वतंत्रता का फल है। व्यक्तिगत दावों को स्थापित करना ही स्वतंत्रता नहीं है। गांधी जी एक महान व्यक्तिवादी थे और वे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनकी मान्यता थी कि राज्य जन कल्याण का एक साधन मात्र है। गांधी चैतन्य में व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाटकिन से मिलते जुलते हैं। इसलिए गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावाद की श्रेणी में रखा जाता है। अराजकतावादियों की भांति गांधी जी ने वर्तमान राज्य व्यवस्था का विरोध किया है। इसके बाद में हम स्टूडेंट प्रजातंत्र के बारे में गांधी जी के विचारों का संकलन देखेंगे। गांधी जी की विचारधारा में व्यक्ति को जो सम्मान प्राप्त है वह प्रजातंत्र का भी आधार है। उनका आदर्श राज्य अथवा राम राज्य राजनीतिक दृष्टि से
सच्चा प्रजातंत्र है। शक्ति और हिंसा पर आधारित प्रजातंत्र को अधिनायक तंत्र का दूसरा रूप है। वह प्रजातांत्रिक पद्धति ही श्रेष्ठ है जो समाज के सभी व्यक्तियों को समानता के धरातल पर संगठित करती है। महात्मा गांधी ने कहा, लोकतंत्र के बारे में मेरी धारणा है कि इसमें सबसे निर्बल व्यक्ति को भी वही अवसर प्राप्त होना चाहिए जो कि सबसे शक्तिशाली को प्राप्त होता है। यह अहिंसा के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। लोगों का विश्वास है कि वे चुनावों द्वारा स्वशासन की स्थापना करते हैं, पर उनका यह विश्वास कभी पूर्ण नहीं हो पाता। चुनावों द्वारा तो एक शोषक वर्ग जन्म लेता है जो व्यक्ति का नैतिक पतन कर देता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है, सदस्यगण अपने राजनीतिक दल को बिना विचारे ही मत देते हैं। उनका तथाकथित अनुशासन उन्हें ऐसा करने को बाध्य करता है। यदि अपवाद रूप में कोई व्यक्ति अपना स्वतंत्र मत दे देता है तो उसे स्वधर्म त्यागी समझा जाता है। चुनावों में अपव्यय होता है। चुनावों का प्रचार व्यक्ति की मिथ्या भाषण के लिए प्रेरित करता है। वह आधुनिक व्यवहार में चुनावों से दूर भागना भी संभव नहीं है। अतः वांछनीय है कि चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हों उनकी अर्हताएँ विशेष रूप से कठोर हैं। वे निस्वार्थ सेवी हों, योग्य और ईमानदार हों और अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति अहिंसक हों और मतदाताओं को भ्रष्ट करने वाले ना हों। कोई प्रत्याशी मतों की भीख नहीं मांगे, वह तो केवल मतदाताओं की सेवा करके उनसे मत प्राप्त करे। सभी स्त्री पुरुष नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। एक अनिवार्य अर्हता यह हो कि मतदाता कुछ न कुछ श्रम करता हो। संपत्ति मताधिकार का आधार न हो। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को गांव के लिए वे अधिक उपयुक्त समझते थे। वे चाहते थे कि ग्राम पंचायतें गाँव का शासन चलाएं। ग्राम पंचायतों से जिलों के प्रशासन अधिकारी चुने जाएं। जिलों के प्रशासन प्रांतीय प्रशासन के लिए प्रतिनिधि चुने और प्रांतीय प्रशासन देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन करें। महात्मा गांधी के अनुसार सच्चा प्रजातंत्र वही है जिसमें बहुमत की तानाशाही न हो। अल्पमत तो क्या, एक व्यक्ति की आवाज़ की भी कीमत हो। व्यवस्था ऐसी हो जिसके द्वारा व्यक्ति का अबाधित विकास हो सके, उसे अपनी इच्छाएं अनुसार श्रेष्ठ जीवन निर्वाह करने और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। उनके अनुसार सच्चा लोकतंत्र और जनता का स्वराज्य कभी भी झूठे और हिंसात्मक ढंगों से नहीं आ सकता। इसका कारण यह है कि हिंसा से आए स्वराज्य में विरोधियों को दबा दिया जाता है या उनका सफाया कर दिया जाता है और उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल पूर्ण अहिंसात्मक राज्य में ही रह सकती है। इस तरह महात्मा गांधी अहिंसा द्वारा सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने इस बात पर बहुत बल दिया कि लोकतंत्र में विचारों के मतभेद को सहन किया जाना चाहिए। वे कहते थे कि हमें अपनी रक्षा सारे संसार के विरुद्ध करनी चाहिए और हमें अपनी पसंद का जीवन बिताना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य। गांधी जी के अनुसार अधिकार आत्मा की पूर्णता के अवसर है। आत्मा की पूर्णता तभी आती है जब अन्य व्यक्तियों के साथ आत्मिक एकता स्थापित की जाए। यह सेवा भावना और कर्तव्य का ही प्रतिरूप है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना ही वास्तविक अधिकार है। कर्तव्य पालन की क्षमता लाने से संबंधित अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम सभी अपने कर्तव्य करते चलें तो अधिकारों की खोज दूर नहीं करनी पड़ेगी। गांधी जी का विचार था, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता व धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जाति और लिंग भेद के बिना व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाना चाहिए। गांधीवादी दर्शन अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल देता है। गांधी जी के शब्दों में कर्तव्य पालन का अधिकार ही सर्वोच्च अधिकार है और कर्तव्य पालन के बिना किसी प्रकार के अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में
कर्तव्य पालन में ही अधिकारों की प्राप्ति होती है। गांधी जी के अनुसार अधिकारों का वास्तविक सूत्र कर्तव्य है। यदि हम कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार हमसे दूर नहीं रह जाएंगे, लेकिन यदि कर्तव्यों को अधूरा छोड़कर अधिकारों के पीछे दौड़े तो अधिकार इससे हमसे मृत तृष्णा के समान दूर हो जाएगा। उन्हीं के शब्दों में कर्म कर्तव्य है और फल अधिकार। बच्चों, गांधी जी के ये विचार प्रजातंत्र के बारे में हमारे जीवन को बहुत बड़ा आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने स्वराज के ऊपर भी अपने विचार प्रकट किए। स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में की। 1925 में उन्होंने स्वराज की परिभाषा इन शब्दों में की थी: स्वराज्य से मेरा अभिप्राय भारत की उस सरकार से है जो स्त्री पुरुष वासी अवधिवासी किसी के भेद के लिए बिना ऐसी बालिग जनता के बहुमत से बनी हो, जो राज्य को अपना श्रम देते हो और जिन्होंने मतदाता सूची में स्वयं का अपना नाम दर्ज करा लिया हो। मुझे आशा है स्वराज्य थोड़े से लोगों के सत्याग्रह से नहीं आएगा, बल्कि स्वराज्य तब होगा जब सभी में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि वे सत्ता का दुरुपयोग होने पर सत्ताधारियों का विरोध कर सकें। दूसरे शब्दों में स्वराज्य की प्राप्ति तब होगी जब जनता को इतना शिक्षित कर दिया जाए कि वह सत्ता का संतुलन और नियंत्रण कर सके। स्वराज्य जनता में निहित है, न कि संसद के पास। गांधी जी ने लिखा है कि हम बहुत समय से ये सोचने के अभ्यासी हो गए कि शक्ति केवल विधानसभाओं द्वारा आ सकती है। मैं इस विश्वास को बड़ी भारी भूल समझता हूँ कि जो कि जनता में भ्रांति या मोह निद्रा से उत्पन्न होती है। अंग्रेजों के इतिहास के ऊपरी अध्ययन से हम कई बार यह सोच लेते हैं कि सारी शक्तियाँ जनता के संसदों से आती है। सच्चाई है कि शक्ति जनता में ही रहती है और यह थोड़े समय के लिए उनको दे दी जाती है जिनको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। संसदों के पास जनता से स्वतंत्र होकर ना कोई शक्ति होती है और न इसका अस्तित्व होता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में विचार व्यक्त किए। स्वदेशी की विशेषताएं उन्होंने बताई। गांधी जी ने कहा कि भारतीय वस्तुओं और परंपराओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाने को ही स्वदेशी भावना कहते हैं और ये भावना राष्ट्र भावना को दृढ़ करती है। इस भावना से अपने देश की बनी वस्तुओं के प्रति, अपने राष्ट्र संस्कृति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। स्वदेशी की विशेषताएं बताई। निकटतम पड़ोसी का सिद्धांत, जीवन स्तर में समानता, राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति, राष्ट्रीय हितों की प्रधानता, बेकारी की समस्या का अंत, विश्व के राष्ट्रों में आत्मीयता। इसके बाद उन्होंने अपने आर्थिक विचार बताए और उसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था संबंधी विचार भी राजनीतिक विचारों के भांति धार्मिक भावना से ओतप्रोत थे। औद्योगिकरण का विरोध किया। गांधी जी एक नैतिक व्यक्ति थे और इसी दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने औद्योगिकरण पर आधारित केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया है। उनका विचार था कि बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है और माल तैयार हो जाने के बाद बड़े बाज़ारों की आवश्यकता होती है। कच्चे माल की प्राप्ति तथा बड़े बाज़ारों की खोज में यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है। नंबर 2, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन। गांधी जी औद्योगिकरण का विरोध करते हैं क्योंकि इसे वे मानव कल्याण की दृष्टि से उपयोगी नहीं मानते थे। व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास पर आधारित वित्त की व्यवस्था। गांधी जी समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता, विषमता और शोषण को समाप्त करना चाहते थे। धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए प्रन्यास सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार धनिकों को चाहिए कि अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझें और उसमें अपने
उसमें से अपने ऊपर निर्वाह मात्र को खर्च करें। अपरिग्रह का सिद्धांत, वर्ग सहयोग का सिद्धांत, संरक्षकता या न्यास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने सर्वोदय का विचार दिया, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। तो उपयुक्त अध्ययन को करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी एक बहुत महान व्यक्ति थे और उन्होंने संपूर्ण जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए लगा दिया और इसलिए उन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही।